तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने 6th और 7th क्लास की जो हिस्ट्री की NCERT पढ़ रहे थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 8th क्लास की NCERT शुरू करने जा रहे हैं और इसको पढ़ने में भी आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए, जो चैप्टर नंबर 1 है ये है प्रारंभिक कथन। और प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तो यहाँ हम जानेंगे कि किस तरह से हमें कि कौन सी घटना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इन सब के बारे में हमें जानकारियाँ आखिर मिलती किस प्रकार हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, आप ध्यान से पढ़िएगा, आप सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो तारीखों की बात करेंगे तो एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किसी राजा की ताजपोशी हुई, यानी कि उनको ताज पहनाया गया, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। और आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का प्राय माना जाता था। और आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत ही उबाऊ है, यानी कि बहुत ही बोरिंग है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है कि बस इतिहास में तारीखें ही रटी जाती हैं या और कुछ हमें नहीं मिलता जानने के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास जो है वो अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। और इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में जो चीज़ें हैं वो किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। और जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि हम पहले ये करते थे और फिर उसके बाद हम ये करने लगे, पहले वो करते थे फिर वो करने लगे। इस तरह से हम कल्पना करने लगते हैं। सॉरी, उसके इससे हम क्या करते हैं, पहले जो हमने अतीत में किया है फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम उनके बारे में यहाँ पर सोचना स्टार्ट कर देते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ें जो होती हैं, हमारे आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसे ही रहा हो। लेकिन क्या जो चीज़ें हमें हमेशा से, जो हमें आज जैसी दिख रही हैं, जिस रूप में दिख रही हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी चली आ रही थी। चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक फ़ैन की, जो कि आप देखते हैं कि जब गर्मियों में हम फ़ैन चलाते हैं तो क्या ये सदियों पुराने फ़ैन हैं जो सदियों से ऐसे ही चले आ रहे हैं, या पहले फ़ैन हुआ ही नहीं करते थे। पहले लोग हाथ के जो बीजने बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा गाँव वगैरह में, उनका यूज़ किया जाता था। फिर धीरे धीरे कहीं जाकर जब इन्वेंशन हुआ लाइट का एंड देन फिर फैंस का, तो ये बहुत ही लेट ये चीज़ें आनी स्टार्ट हुई। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये हमें बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें लगती हैं। तो मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार तो हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घुट भरते देख आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का जो चलन है वो कब शुरू हुआ होगा। तो यहाँ पर जब चाय या कॉफ़ी का पीने का चलन शुरू हुआ तो ये कब से शुरू हुआ होगा, तो ये कब से शुरू हुआ होगा। और रेलगाड़ी की खिड़की से यदि आप बाहर झाँकते हैं तो आपके जहन में सवाल भी उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा और रेलगाड़ी के आने से पहले लोग जो थे वो दूर दूर की यात्राएं वो किस तरह से कर पाते थे। और सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अगर अखबार नहीं छपते थे तो उस समय के जो लोग हैं उनको चीज़ों की जानकारी आखिर मिला कैसे करती थी। तो ये सवाल जो है हमारे जहन में भी कभी कभी उठ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चित्र दिखाया गया है जिस पर लिखा है हिंदुस्तान, तो ये चित्र क्या दिखा रहा है, यहाँ पर एक ब्राह्मण ब्रिटानिया को क्या कर रहा है, ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। एक ब्राह्मण क्या कर रहा है यहाँ पर, ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र है जो कि 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। और भारत पर अंग्रेजों की जो विजय के समर्थक रेनेले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के जो लोग हैं वो स्वेच्छापूर्वक यानी कि अपनी इच्छा से प्राचीन पवित्र ग्रंथ
वो ब्रिटिश सत्ता की जो प्रतीक है ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उनसे आग्रह कर रहे हों। इस तरह से यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये जो अभी हमने जिन सवालों के बारे में चर्चा की, तो ये ऐतिहासिक सवाल जो हैं हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई खास तारीख तय करना वाकई गलत होता है। तो जो सुबह एक लंबे समय तक चलती रहती है, तो आप ये बताइए, जब कोई प्रक्रिया चलती है लंबी और उसके लिए क्या हम कोई तारीख डिफाइन करें तो वो सही बात तो होगी नहीं। तो इसी तरह से भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। भाई ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने, भारतीयों ने एकदम से ही चाय पीना शुरू कर दिया कि एक सुबह हुई और कह दिया कि सब चाय पियेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। इसका जो स्वाद है वो धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था और इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं और ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास दिन बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, तो उस दिन की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो फिर जो लोग हैं वो इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? तो इस जुड़ाव की एक वजह ये है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी जो घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास मान लिया जाता था। तो यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ और इसी साथ कि किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में और उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मरा, उसके बाद कौन कौन शासक था जो गद्दी पर बैठा। तो इस तरह की जो घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व जो है वो बना रहता है। जैसे कि हमने पिछले 2 साल की जो इतिहास की पुस्तकें पढ़ी, 6th और 7th की, उसमें भी हमने देखा था कि अब जो इतिहास है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग जो हैं वो किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते थे और वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और कैसे बाजार किस तरह से वो फैले, किस तरह रियासतें बनी और अपने नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह से बदले। तो अब पढ़ेंगे कौन सी तारीखें। तो कौन सी तारीख है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ तारीखें जो हैं, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल दिया जाता है और अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी जो हैं वो बदल जाती हैं। एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि यहाँ पर भारत में जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें हर एक गवर्नर जनरल का जो शासन काल है वो महत्वपूर्ण है और ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से ही शुरू होते थे और आखिरी वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उसके साथ क्या हो जाते थे, ख़त्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे कि हेस्टिंग्स, वेनेजली, बेंटिक, डलहौजी और इसी के साथ कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में भी हम पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था और इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, उनकी नीतियों और उनकी उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था और यह ऐसे थे कि मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं देख सकते, नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं?
तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, ये जो चित्र है ये है वॉरेन हेस्टिंग्स का। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का ये चित्र दिखाया गया है जो कि 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो किताब जो है इतिहास की, इसमें गवर्नर जनरलों के कारनामे और उनकी जीवनियों में उनकी जो गौरव गाथाएं हैं और उनकी तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो हम उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद एक तो कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे एक तो आसानी से समझा जा सके और उसको याद भी रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के इर्द गिर्द चलता है, उनके जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां जो हैं वो कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा हमें। और इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी और हमारे लिए नई तिथियां जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, यहाँ पर ये एक विज्ञापन है। विज्ञापनों से भी बहुत सारी पसंद नापसंद हमारी तय होती है। आप देखते हैं कि जब हम टीवी में एड्स देखते हैं वो भी तो विज्ञापन ही होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। तो जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वहाँ से हम इंस्पायर होकर बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी विज्ञापन छपते थे टी के लिए। तो ये है लिप्टन्स टी, आपने भी सुना होगा, आज भी लिप्टन ग्रीन टी आती है। तो ये लिप्टन्स टी है। यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है आपको, ये विज्ञापन है जो कि इनसे भी लोगों की पसंद नापसंद तय होती है। तो ये जो पुराने विज्ञापनों से हमें समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए जो बाजार है वो किस तरह से तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये जो विज्ञापन है वो इस बार की ओर संकेत करता है, इस बात की ओर कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार ऑर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है और राजकुमार जो ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए आप, पीछे महल है और यहाँ पर रानी विक्टोरिया के बेटे जो हैं उनको दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या की जा रही है? यहाँ पर की जा रही है एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि हम जो अवधियाँ हैं वो कैसे तय करते हैं। तो 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। और इस किताब में उन्होंने जो भारत है उसके इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो यानी कि ये जो व्यक्ति है, स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री हैं जेम्स मिल, इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। और इन्होंने क्या कहा है, भारत के इतिहास को एक तो हिंदू कहा, एक मुस्लिम कहा और एक ब्रिटिश, यानी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो चलिए अब इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं ये समझते हैं। तो सबसे इसका पहला एक जो वजह है वो ये भी है कि हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे जो शब्द हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये जो शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं और वे हमें ये बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए जो बदलावें हैं उन बदलावों का महत्व जो है वो क्या होता है। मिल को लगता था कि सारे जो एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है, कि एशिया का जो सारा समाज है वो यूरोप से पीछे है। और इतिहास की जो उनकी समझदारी थी वो ये थी कि भारत में जो अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास का ही बोलबाला रहता था। और इसी आधार पर इन्होंने भारत को 3 भाग में बांटने का काम किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 कालखंडों में इन्होंने भारत को बांटने का काम किया। अगर
देखिए एक गतिविधि यहाँ पे बताई गई है, अगर आप करना चाहें तो आप अपनी माँ या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य से बात करके ये उनके जीवन के बारे में पता लगाएं कि अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें, और प्रत्येक जब उनके बारे में आप जानेंगे तो उनके कालखंड में, उनको जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटना है और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनानी है, और ये स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह से तय किया है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, इन्होंने 3 भागों में तो इसको बांट दिया। इसी के साथ देखेंगे मिल्की राय क्या थी। तो मिल्की राय में जो ब्रिटिश शासन है भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, और इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि जो भारतीय हैं उनको, भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना ये था कि अंग्रेजों की मदद के बिना जो हिंदुस्तान है वो प्रगति नहीं कर सकता, ऐसा मानना था मिल का। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, और अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की जो धारणा है इसको स्वीकार किया जा सकता है? तो ये इस तरह की धारणा तो हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर ये मिल के बारे में भी बात चले कि मिल ने क्या क्या बताया। अब इसमें देखिए, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? अब बताइए आप, अगर हम एनालाइज करें इस चीज़ को, तो क्या हम हिंदू या मुसलमान के तौर पर इस दौर को कहा जा सकता है इस तरह से? बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के जो शासक थे, शासकों के जो धर्म थे, उसके हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर ऐसा हम करते हैं तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व ही नहीं होता। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में जो सारे शासक थे, उन शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, सबका धर्म अलग अलग होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर जो इतिहासकार हैं वो भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, और इस विभाजन की अपनी सीमाएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की भी जो समझ है ये भी पश्चिम से ही आई है, और पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। तो अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास ना तो समानता थी, इक्वलिटी नहीं थी, ना ही फ्रीडम थी और ना ही मुक्ति थी। फ्रीडम या मुक्ति की बात हुआ, और न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो बहुत सारे इतिहासकार जो है इसे, इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं इस युग को? औपनिवेशिक युग, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई आर्थिक विकास है, ना कोई प्रगति है, ना स्वतंत्रता, ना समानता, तो यहाँ पर इसको औपनिवेशिक युग कहा गया। तो अब ये जान लेते हैं कि जो औपनिवेशिक है ये क्या होता है। तो इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, और अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, और अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये सब भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो मूल्य थे, यहाँ की जो मान्यताएं थी, मूल्य और मान्यताओं को और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या क्या बदलाव आए। जब हम एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, यानी कि जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव जो आते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कि कई अतीतों पर केंद्रित जो है इसका नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर
हम किस तरह से इतिहास जानते हैं, मतलब किस तरह से जानते हैं, तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का जो इतिहास है लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं स्रोतों को, हम उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। तो प्रशासन का काम है अभिलेखों को तैयार करना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले, इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि गृह विभाग को जो ये रिपोर्ट भेजी गई थी इसके बारे में। तो ये बात है सन 1946 की, यानी कि 1946 की। इसमें भारत की औपनिवेशिक जो सरकार है वो शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में जो सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार है। तो देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट में था। जैसे कि यहाँ है पहले बम्बई। तो बम्बई इस बात का इंतजाम कर लिया गया है। बम्बई से क्या कहा गया था कि इस बम्बई से बताया गया था कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले और शाही जो नौसैनिक हैं वो जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची से क्या कहा गया कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि जिन पर संदेह है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और सारे के सारे दफ्तर सैनिक जो हैं वो निगरानी में हैं। और इसी के साथ जो विशाखापट्टनम से आई थी वो क्या थी, तो विशाखापट्टनम की रिपोर्ट में बताया गया स्थिति जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है और हिंसा कहीं पर भी नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। तो ये यहाँ पर बताया गया है उस समय की स्थिति को। तो अब हम देखते हैं जो प्रशासन है वो अभिलेख तैयार करता है किस तरह से। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए जो सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों की अच्छी तरह से इनका अध्ययन किया जा सकता था और साथ ही साथ उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था, यानी कि उसके साथ ही उन पर डिबेट भी की जा सकती थी। इस समझदारी के चलते हुए ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति यहाँ पर पैदा हुई। अंग्रेजों को ये भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना भी ज़रूरी होता है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट कमिश्नर के दफ्तर और प्रांतीय सचिवालय कचहरी जो सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार यानी कि आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। तो ये सब तो अच्छी चीज़ें थी जो आज भी उनकी अपनाई गई हैं और आज भी हम देखते हैं ये सारी चीज़ें रखी हुई। अब देखें यहाँ पर 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास पत्र भेजे जो शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे जो अफसर हैं उन अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी, यानी कि 19वीं सदी के स्टार्टिंग में शुरुआती सालों में क्या किया जाता था, इन डॉक्यूमेंट्स की, इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें यानी कि कॉपी बनाई जाती थी। अगर ये जो आप चित्र देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये भारतीय अभिलेखागार है जो कि 1920 के दशक में बनाया गया था। आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था, तो 1920 के दशक में ये बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार ये दोनों ही वायसराय के नज़दीक, वायसराय का जो निवास था उसके नज़दीक बनाए गए थे, जिससे कि यह पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का महत्व जो था वो कितना भारी महत्व था। अब बात करते हैं उन्हें खुशन वीसी के माहिर लिखते थे, यानी कि इनकी जो नकल होती थी, इनकी जो कॉपीज़ होती थी, उन कॉपीज़ को लिखने वाले जो होते थे वो होते थे उनको खुशनवीसी कहा जाता था।
हुसनवीसी या सुलेखनवीस भी उनको कहा जाता था। ये जो थे ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लग गई थी और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। यानी औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का जो चलन है वो भी महत्वपूर्ण होता गया और अंग्रेजों को ये विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का जो नक्शा है वो तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए और इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता और वहाँ मिलने वाले जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। तो इन सब चीज़ों का वहाँ इससे पता लगाया जाता था और अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का जो शासन है उसे चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी होता था कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, धरती की सतह कैसी है, पेड़ पौधे किस तरह के, जीव जंतु किस तरह के। तो इनसे भी काफ़ी शासन चलाने में हेल्प मिली ताकि उनको। 19वीं सदी के आखिर के 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। यानी कि 19वीं सदी के आखिर से क्या होने लगा, हर 10 साल बाद जनगणना भी की जानी शुरू हो गई और जनगणना के ज़रिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके इलाके, व्यवसाय, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। और इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे प्रकार के जो सर्वेक्षण है वो भी किए जाते थे। अगर यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो पौधा दिखाया गया है, ये जो प्लांट दिखाया गया है, ये प्लांट है शरीफे का पौधा। इस प्लांट का नाम है शरीफे। तो ये है शरीफे का पौधा जो कि 1770 के दशक का है। तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में वहाँ पर विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इसमें इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। यानी कि ये जो पौधे हैं इनके चित्रकार जो हुआ करते थे, चित्रकारों से इनके चित्र बनवाए जाते थे। और अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जो जानकारी है वो किस तरह से इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अब जानेंगे अधिकृत जो रिकॉर्ड हैं उनसे क्या पता नहीं चल पाता है। तो रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे जो रिकॉर्ड हैं इनसे सब कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि आप इस चित्र को देखिए, तो ये जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है ये बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है 1832 की। अगर ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण के इस्तेमाल में होने वाले जितने सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है और चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से यहाँ पर जोर देना चाहता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं अलग अलग सामान फैला हुआ है और किस तरह से उपकरण के चित्र दिखाए गए हैं इसमें अलग अलग, और यहाँ पर किस तरह से इनका सर्वेक्षण चल रहा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए 1857 का, देखिए ये जो एक चित्र दिखाया गया है ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसमें दिखाया गया है कि ये जो 1857 के विद्रोही हैं वो किस तरह से यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो चित्रकार की चित्रकारी को देखकर भी हमें उसकी मानसिकता का पता चलता है कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पर उस टाइम सोची जाती थी। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरों को अगर बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा तैयार की गई जो सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। यहाँ पर सिपाहियों को क्या बताया गया, हमारे सिपाहियों को कि लूट खसोट में लगे हुए हैं। और अंग्रेजों की नज़र में जो विद्रोही जनता है वो लालची, दुष्ट, बेरहम थी। और इस विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पे। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए इससे क्या होता है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो सरकारी अफसर हैं वो क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और वो बाद के लिए किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग थे वो क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा और जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। लेकिन
सरकारी जो रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल सा साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली जो लोकप्रिय पुस्तिकाएं हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लग गए और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और जो सुधारक थे, उन्होंने भी अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। और लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। तो इनसे हमें पता नहीं लगा सकते हम कि आदिवासी और किसान और खदानों में जो काम करने वाले लोग थे, तो इनसे हम पढ़ना, तो हमें इनसे एक तो ये नहीं पता लगा सकते कि उस समय के जो आदिवासी और किसान थे, खदानों में जो काम करने वाले मजदूर थे, सड़कों पर जो ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किसान थे, वो किस तरह से के अनुभवों से वो गुजर रहे थे। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो हम इसके बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आने लगेगी कि उस समय के जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे। आइए अब यहाँ पर देखते हैं नज़र, ये इंसानों के खाने के लायक नहीं है, यानी कि ऐसा खाना जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं है। तो अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का ये पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले जो घटिया भोजन है उसके खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। और जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस वालों के थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह इंसान के खाने के लायक नहीं है। ऐसा खाना है कि उसको कोई इंसान खा नहीं सकता, और हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। इतना गंदा खाना उनको दिया जाता था। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। चलिए यहाँ सही और गलत देख लेते हैं एक बार। देखिए, पहला है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 खंडों में बांटा था। तो देखिए यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था, ना कि ईसाई में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर गलत होगा। सेकंड है सरकारी दस्तावेजों से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। भाई आम लोगों की सोच का तो इनसे नहीं पता लगेगा, ये भी गलत। फिर है थर्ड हमारा, अंग्रेजों को ये लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण यानी कि सर्वे महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, उनको ऐसा लगता था, इसलिए उन्होंने सर्वेक्षण कराने स्टार्ट किए। तो फिर मिलेंगे कल एक नई चैप्टर, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।